अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। बैंक गारंटी जमा करे तो रिलायंस को ज्यादा कीमत पर गैस फरोख्त करने की इजाजत। मरकजी काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर का फैसला। हिंदुस्तान ने देवयानी के खिलाफ आयद केस वापस लेने का अमरीका से किया मुतालबा। कहा सिर्फ अफसोस का इजहार काफी नहीं। हिंदुस्तानी जहाजरां सुनील जेम्स को टोगो की जेल से मिली रिहाई। हिंदुस्तान के सिफारती कोशिशें लाई रंग। पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में पेश किए जाएंगे तेलंगाना और फसाद मुखालिफ बिल। मरकजी वजीर दाखिला शिंदे का बयान। और खातून वकील के साथ दस्तदराजी का मामला। मरकज जस्टिस गांगुली को हटाने के लिए सदारती रेफरेंस का ले सकती है सहारा। और खबर तफसील से। मरकजी काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर की आज हुई मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। काबीना ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को बैंक गारंटी देने की सूरत में अप्रैल 2014 से अभी के मुकाबले तकरीबन दोगुनी कीमत पर कुदरती गैस फरोख्त करने की इजाजत देने का फैसला किया है। काबीना ने कोल इंडिया कंपनी को सीबीएम गैस की पैदावार की इजाजत भी दी है। एक और अहम फैसले में काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर ने प्याज के मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस में तखफीफ का फैसला किया है। अब प्याज का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $800 फी टन के बजाय $350 फी टन होगा। काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर की मीटिंग में किसानों और आम आदमी के मफाद को मलहूज रखते हुए इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए। हिंदुस्तान ने देवयानी खोबरागडे की गिरफ्तारी के मामले पर अमेरिका से माफी मांगने और सिफारतकार के खिलाफ आयद वीजा धोखाधड़ी केस को गैर मशरूत तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। इस मामले पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी अपने हिंदुस्तानी हममनसब सलमान खुर्शीद से आज रात या कल फोन पर बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े के मामले पर अमेरिका पर मजीद दबाव बना रहा है। हिंदुस्तान ने कहा है कि सिर्फ रस्मी तौर पर अफसोस का इजहार करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि माफी मांगने के साथ साथ गलती का एतराफ भी जरूरी है। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने कहा कि देवयानी के मामले से तमाम तरक्की पजीर मुल्कों को एक सबक लेना चाहिए और जब कभी इस तरह की सूरत हाल पेश आए सदाए एहतजाज बुलंद करना चाहिए। देवयानी के मामले में अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए कि जिस प्रकार उनका रवैया रहा, व्यवहार रहा, ये केवल भारत की बात नहीं है, ये सब विकसित देशों को इसको एक सबक सीखना चाहिए कि अपनी आवाज उठाएं जब भी इस प्रकार की घटना होती है और केवल रिग्रेट कर देना और एक औपचारिकता पूरी कर लेना, ये मैं सोचता हूँ इससे हमें खुशी नहीं है। स्पष्ट माफी मांगे और स्वीकार करें कि उन्होंने गलती करी है। उधर वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने भी खोबरागड़े के खिलाफ आयद वीजा धोखाधड़ी मामले को गैर मशरूत तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि खोबरागड़े की गिरफ्तारी के मामले पर तमाम तफसीलात तलब की गई हैं। वजीर खारजा ने कहा कि बुध की रात अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी ने उन्हें टेलीफोन किया था, लेकिन वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। सलमान खुर्शीद ने बताया कि जॉन केरी फिलिपाइन में मौजूद थे और हिंदुस्तान और फिलिपाइन के वक्त में काफी फर्क पाया जाता है, इसलिए केरी से बात नहीं हो सकी। समझा जाता है कि वजीर खारजा इस मसले पर हिंदुस्तान की नाराजगी जाहिर करने के लिए जॉन केरी से बात नहीं की। सलमान खुर्शीद से राब्ता न होने पर अमरीकी वजीर खारजा ने कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर मेनन से फोन पर बातचीत की और देवयानी की गिरफ्तारी के मामले पर
अफसोस का इजहार किया। नहीं, देखिए, हमने वही किया जो हमारा दायित्व था। हमने वो किया जो हम मानते हैं उस पर करने की आवश्यकता थी। इसके आगे इस पर कोई चर्चा करना और इस पर कोई सुर्खाबी के पर अपने लगाना मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। कूटनीतिक व्यवस्था में जो कुछ हमें करने की आवश्यकता है वो हम कर रहे हैं। वाज़ेह है देवयानी खोबरागड़े 1999 बैच की IFS अफसर हैं और उन्हें 12 दिसंबर को वीजा धोखाधड़ी मामले में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था। देवयानी को जुर्म के इनकार के बाद 2,50,000 अमेरिकी डॉलर मुचलके की अदायगी के बाद रिहा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वजारत खारजा ने देवयानी खोबरागड़े मामले में अमरीकी वकील परीत भरारा के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वजारत खारजा के तर्जमान सैयद अकबरुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी अटॉर्नी के बयान को हिंदुस्तान के कानूनी निजाम में दखलंदाजी करार दिया। वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि देवयानी के साथ जो सलूक अमरीका में हुआ वो वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। That there is only one victim in this case. That victim is Devyani Khobragade, a serving Indian diplomat on mission in the United States. The action taken against her was not in keeping with the Vienna Convention. There were no courtesies in the treatment that was meted out to the diplomat under the normal definition of that word in the English language. The statement includes remarks about equality before the law of both the poor and the rich. Not only is this a rhetorical remark that is not conducive to resolving inaccuracies, it is also not a feature of the law that is exclusive to the office of the Manhattan U.S. Attorney. वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह देवयानी खोबरागड़े के साथ अमरीकी इंतजामिया के सलूक से नाराज हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती मुशीर शिवशंकर मेनन और वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद से इस पूरे मामले का मुकम्मल हल निकालने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर मेनन ने वज़ीर आज़म को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी से फोन पर हुई बातचीत की तफसील फराहम की है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने भी कल वज़ीर आज़म को इस पूरे मामले से वाकिफ कराया था। अमेरिका ने कहा है कि हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े के मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है और अमेरिकी हुकूमत इस बात का पता लगा रही है कि यह पूरा मामला कैसे हुआ। वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जय कैर्नी ने उम्मीद जताई कि इस वाक़े से हिंद अमेरिका बाहमी ताल्लुकात में कोई तलखी पैदा नहीं होगी। बहरी कज़ाकी के इल्जाम में गिरफ्तार हिंदुस्तानी जहाजराह कैप्टन सुनील जेम्स और विजयन को रिहाई मिल गई है। सुनील जेम्स और विजयन गुज़श्ता 6 माह से टोगो में जेल में थे। सुनील जेम्स और विजयन की रिहाई आला सतह की सफारती कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हो सकी। सुनील जेम्स की रिहाई की खबर पर उनकी अहलिया ने खुशी का इजहार किया। का टाइम बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत कठिन टाइम था। हर एक पल हम यही सोचते थे कि पता नहीं सुनील आएंगे, आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जिस कंट्री में वो थे वहां का जुडिशियल सिस्टम हमें कुछ पता नहीं था। आज जब हमें सुबह खबर मिली कि वो रिलीज हो गए हैं तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये सच है या एक सपना है। पर हाँ, हम बहुत रिलीव्ड हैं कि फाइनली हमारी फाइट खत्म हुई और सुनील रिलीज हो गए हैं और वो कल परसों तक घर वापस लौट आएंगे। सुनील जेम्स की रिहाई से वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद मुतमईन हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुनील जेम्स पर लगे इल्जामात से वो मुत्तफिक नहीं थे। इस बात से प्रसन्न हूं। ये इस समय एक मानवीय स्थिति का प्रश्न था। ये सिर्फ दो देशों के बीच में किसी भी विषय को लेकर कोई विवाद का मामला नहीं है सिर्फ, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए उसके परिवार के सामने एक बहुत दुखद घटना घटी थी और हम समझते थे, वैसे भी जो उस पर आरोप लग रहे थे, हम संतुष्ट नहीं थे कि वो आरोप जो है वो सिद्ध हो सकते हैं या उनमें कोई ऐसी बात है जिसके कारण उस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो मानवीय स्थिति का एक प्रश्न था उसमें हम लोग इसमें सफल हुए। मैं इस बात से संतुष्ट।
وزارت خارجہ نے سنیل جیمز کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے امید ظاہر کی ہے کہ جیمز کل صبح تک اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوں گے۔ اکبر الدین نے جیمز کی رہائی میں تعاون کرنے پر تمام متعلقہ افراد کا شکریہ ادا کیا۔ We are making arrangements for their return to India at an early date. We hope that they will be reunited with their families. It's been a difficult journey for all of them, and we are grateful for the support and the effort made by everybody concerned in this matter. We hope that Captain Sunil James will be reunited with his family latest by tomorrow morning. Thank you very much. خبرنامہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ یہ سارے گھر ای ایم آئی پروف ہیں۔ ای ایم آئی پروف کا مطلب ای ایم آئی کے بعد جب گھر آپ کا ہو جاتا ہے تب بھی گھر رہے گا مضبوط نئے جیسا، اور گھروں کو ای ایم آئی پروف بنانے کے لیے ہم جیسے انجینئرز کو چاہیے طاقت۔ الٹراٹیک سیمنٹ، دی انجینئرز چوائس، کیونکہ اس سیمنٹ میں جان ہے۔ کیا آپ اپنے چہرے پر کیل محاسوں کے داغ دھب و جھائیوں سے پریشان ہیں؟ تو ان سے چھٹکارا پانے کا ایک ماتر سمادھان میلاز اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ 2004 میں جو 36 پارلیمنٹ میں جو نمائندے تھے مسلم، وہ اس بار گھٹ کر کے جو ہے 28 رہ گئے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ وہ 35 سے ہم 28 آئے ہیں، بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ حکومت کی پالیسیاں جو ہے اس کے لیے بہت بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے مسلم ریپرزنٹیشن دن پہ دن گھٹتا جا رہا ہے۔ کیا مسلم طبقے میں جو ہے وہ سیاسی شعور کم ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہماری قوم کو بھی یہ دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی لیڈرشپ ڈیولپ ہو۔ تو ملائم سنگھ یادو جی ان کی لیڈرشپ کر رہے ہیں، ان کے نیچے کوئی ہے کیا ایسا چہرہ جس کو انہوں نے کبھی اوپر اٹھایا ہو؟ لالو پرساد یادو جی نے کبھی اٹھایا ہو؟ پاسوان جی خود ہی ایک سال میں ایک ایسا ایونٹ آتا ہے، ایک ٹوپی لگا لیں گے، ایک تولیہ ڈال لیں گے اور وہ اپنا فوٹو کھنچواتے ہوئے سب جگہ جائیں گے کہ میرے سے بڑا تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مسلمانوں کی گھٹتی تعداد پر دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شندے نے واضح کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں علیحدہ تلنگانہ بل اور انسداد فرقانہ تشدد بل پیش کیے جائیں گے۔ مرکزی کابینہ کی ہری جھنڈی ملنے کے بعد مرکزی حکومت پارلیمنٹ کے اسی سیشن میں انسداد فرقانہ تشدد بل پیش کرنا چاہتی تھی، تاہم لوک پال بل کو حکومت نے اولین ترجیح دیتے ہوئے اسے پارلیمنٹ میں منظور کرایا۔ انسداد فرقانہ تشدد بل کی بی جے پی مخالفت کر رہی ہے، وہیں تلنگانہ بل کے مسودے پر ابھی آندھرا پردیش اسمبلی میں بحث جاری ہے۔ ایسے میں تشکیل تلنگانہ بل بھی اس سیشن میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ مرکز نے کہا ہے کہ دہلی میں حکومت سازی کے لیے عام آدمی پارٹی کو کچھ اور وقت دیا جائے گا۔ اس بیچ عام آدمی پارٹی نے حکومت سازی کے معاملے پر پیر کو فیصلہ کرنے کی بات کہی ہے۔ ادھر بی جے پی نے حکومت سازی میں ہو رہی تاخیر کے لیے عام آدمی پارٹی کے ساتھ ساتھ کانگریس کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ دہلی میں معلق اسمبلی وجود میں آنے کے بعد پیدا ہوا سیاسی تعطل اب بھی برقرار ہے۔ وزیر داخلہ سشیل کمار شندے نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر سے پوچھا ہے کہ عام آدمی پارٹی حکومت کی تشکیل کے لیے مزید کتنا وقت چاہتی ہے۔ گورنر کو میں پہلے بھی بتایا ہوں کہ لیفٹیننٹ گورنر سے ہمارے کو جب رپورٹ آ گیا ہے کہ انہوں نے جو آپشن اس میں مینشن کیے تھے، جو پریسیڈنٹ صاحب کو بھی انہوں نے آپشن کیے تھے، ان کی بھی چٹھی ہمارے پاس آ گئی ہے، اور وہ آپشن جو اویلیبل تھے وہ آپشن سے وہ کام کر رہے تھے۔ اس کے بیچ میں کانگریس پارٹی نے انکنڈیشنل سپورٹ دے دیا ہے، تو یہ انکنڈیشنل سپورٹ دے دیا ہے تو ڈیموکریسی میں کسی بھی سرکار استھاپت کرنا ہوگا۔ میں بھی کئی کولیشن گورنمنٹ میں رہا ہوں مہاراشٹر میں، تو کچھ سمے لگتا ہے اس کو اکٹھا کرنے میں، تو اس کے لیے ہم نے پوچھا ہے کہ آپ شری کیجریوال جو لیڈر ہے ان کو پوچھ لیجئے کہ اور کتنا وقت لگے گا۔ یہ ہم نے ہمارے سیکرٹری صاحب سے ایل جی کو پوچھنے کو لگایا ہے، ہم اس کا اویٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ فارمیشن کے لیے تھوڑا ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم ٹائم دے رہے ہیں۔
वजीर दाखिला के बयान से ऐसा लगता है कि मरकजी हुकूमत दिल्ली में सदर राज के नफाज में उजलत से काम लेना नहीं चाहती और वो पीर तक आम आदमी पार्टी के फैसले का इंतजार करेगी। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता से हम लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, उसका जब जवाब आ जाएगा तो सोमवार को हम लोग ये तय करेंगे कि सरकार बनाने के मामले में हमें क्या कदम उठाना है। हम गृह मंत्री जी के प्रति जवाबदेह नहीं है, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता से हमने राय मांगी है। जनता की राय आने के बाद कोई निर्णय लेंगे हम लोग। हुकूमत साजी में हो रही ताखीर के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही बराबर का जिम्मेदार ठहरा रही है। आम आदमी पार्टी के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। उनको सरकार बनानी है तो बनाए, नहीं बनानी तो वे उपराज्यपाल को मना करें। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार है और ये जो सरकार बन रही है ये कांग्रेस के समर्थन से बन रही है। तो मैं समझता हूं इसमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उपराज्यपाल को जल्द से जल्द इसके बारे में फैसला करना चाहिए, क्योंकि इस अनिश्चय की स्थिति से सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है जी, जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। फैसले सारे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सक रहा जी। तो मैं समझता हूं अनिश्चय की स्थिति के लिए एक तो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, दूसरा कांग्रेस जिम्मेदार है। ख्याल रहे कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी की जानिब से हुकूमत की तश्कील की कोशिशों से इनकार के बाद सबकी निगाहें आम आदमी पार्टी पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बिला शर्त हिमायत देने का ऐलान किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की हिमायत कबूल करने के लिए पार्टी के सामने 18 शराइत रखी हैं। इतना ही नहीं, इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी ने अवाम से राय भी मांगी है। अवाम से मौसूल होने वाली राय की बुनियाद पर पार्टी पीर को अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी हुकूमत खातून वकील के साथ दस्तदराजी के मामले में फंसे जस्टिस गांगुली को हटाने के लिए सदारती रेफरेंस का सहारा ले सकती है। इस मामले पर वजारत कानून और वजारत दाखिला के बीच इत्तेफाक राय पाया जाता है। जस्टिस ए के गांगुली मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के ओहदे से मुस्ताफी होने से इनकार करते आए हैं, लेकिन रोज बरोज उनके इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। मरकजी हुकूमत एक खातून वकील के साथ दस्तदराजी मामले पर जस्टिस ए के गांगुली को मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए सदारती रेफरेंस का सहारा ले सकती है। वाज़ेह है कि एक खातून वकील के साथ नाशाइस्ता बर्ताव के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जस्टिस गांगुली को कसूरवार पाया था। जराये का कहना है कि वजारत कानून और वजारत दाखिला इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पहली नजर में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज के खिलाफ केस बनता है। इस मसले पर कानूनी राय के हुसूल के लिए मामले को अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवटी के सुपुर्द किया गया है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की जानिब से सदर जमहूरिया को मकतूब रवाना करने के बाद हुकूमती सतह पर इस मामले में सरगर्मियां तेज हो गई थी। ममता बनर्जी ने अपने मकतूब में जस्टिस ए के गांगुली को मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया था। मामला सदर जमहूरिया के पास पहुंचने के बाद वजारत दाखिला ने इस मामले को वजारत कानून के सुपुर्द किया था। सदारती रेफरेंस के सिलसिले में काबीना की मंजूरी के बाद इसे सदर जमहूरिया के पास रवाना किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ हुकूक इंसानी एक्ट से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि NHRC का चेयरमैन, मेंबर या फिर रियासती सतह के हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन को सदर जमहूरिया के हुक्म से ही हटाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और काउंसिल में आज भी तेलंगाना बिल पर बहस नहीं हो सकी। एहतजाज और हंगामों के दौरान दोनों ऐवानों के इजलास को 3 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कानून साज असेंबली और काउंसिल की कार्रवाई मुसलसल 6वें रोज भी शोरगुल और गड़बड़ की नजर हो गई। असेंबली के इजलास के आगाज के साथ ही तेलुगुदेशम और YSRCP के सीमा आंध्रा के अरकान ने ऐवान में रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए करारदाद मंजूर करने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और पोडियम तक पहुंच गए। दूसरी तरफ तेलंगाना के अरकान मुसव्वदा बिल पर मुबाहिस का मुतालबा करने लगे। हंगामा आराई को मद्देनजर रखते हुए स्पीकर एन मनोहर ने आगाज के फौरी बाद इजलास को 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास के दोबारा आगाज के बाद हंगामा जारी रहने पर स्पीकर ने इजलास को 3 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया। एन मनोहर ने असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में किए गए फैसले के मुताबिक 3 से 23 जनवरी तक 2 मरहलों में असेंबली का इजलास चलाने का ऐलान किया। शेड्यूल के मुताबिक पहला मरहला 3 से लेकर 10 जनवरी तक और दूसरा मरहला 16 से 23 जनवरी तक मुनक्किद किया जाएगा, जबकि 18 और 19 जनवरी को
छुट्टी रहेगी। जनवरी में कुल 13 रोज असेंबली का इजलास मुनक्किद होगा। वहीं दूसरी जानिब कानून साज काउंसिल में भी सीमा आंध्रा और तेलंगाना के अरकान ने हंगामा आराई की और शोरगुल करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की। काउंसिल के चेयरमैन चक्रपाणी ने इजलास को 2 बार मुलतवी कर दिया। మీ టీడీపీ సభ్యులే కావాలంటున్నారు చర్చ, మీరు వద్దంటున్నారు. మీరే లేదు, మీరు పోయి వాళ్ళని అడుగు. మీ టీడీపీ సభ్యులు కావాలంటున్నారు. మీ సమంతకమని మీ టీడీపీ సభ్యులు కావాలంటున్నారు. అక్కడ వాళ్ళ సమాధానం చెప్పు. ఒక తీర్మానం కూడా ఏం కావాలని నాకు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. సమైక్య ఆంధ్ర కావాలని ఒక తీర్మానం ఇంతవరకు అవసరం మీరు ఇవ్వలేదు. दोबारा आगाज के बाद हंगामा जारी रहने पर चक्रपाणी ने भी इजलास को 3 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया। ET न्यूज हैदराबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। वाह से वाह, क्या बात है। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बाज लोग गरीबी और यतीमी को तरक्की में रुकावट मानते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के करनूल जिले के एक नौजवान ने मेहनत और मशक्कत के जरिए एक बुलंद मकाम हासिल करते हुए इसे गलत साबित किया है। पेश एक रिपोर्ट। इकबाल ने क्या खूब कहा है, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। करनूल जिले के एक छोटे से गांव मलियाल से ताल्लुक रखने वाले नौजवान अब्दुल रज़ाक ने अल्लामा इकबाल के इस शेर को अपनी जद्दोजहद से सच कर दिखाया है। बचपन में ही अब्दुल रज़ाक मां की ममता से महरूम हो गए। दादा और दादी ने इनकी परवरिश की, कोर्स संभाला तो पेशे से ड्राइवर वालिद ने बेटे की तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी। होनहार बेटे ने वालिद के ख्वाबों में रंग भरना शुरू किया और पहली जमात से लेकर आला तालीम तक बेहतरीन मुजाहरा किया। अब्दुल रज़ाक ने अनंतपुर की एसवी यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी की। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में कई तजुर्बात किए और साइंस के शोबे में अपनी मुनफरिद शिनाख्त बनाई। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक को इनकी खिदमात के एजाज में मुतादिद यूनिवर्सिटियों, साइंसी इदारों की जानिब से अनगिनत अवार्डों से नवाजा गया है। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक को कैंसर पर रिसर्च और उसकी दवा की इजाद के लिए अमेरिका के एक साइंसी इदारे ने मदऊ किया है। డిగ్రీ నుంచి కూడా నాకు బయోటెక్నాలజీ ఈ జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం పైన ఒక మంచి అభిరుచి అనమాట. ఎప్పుడైనా మంచి ఒక జీవ సాంకేతిక శాస్త్రవేత్త అని అనిపించుకోవాలని నేను కష్టపడిన దానికంటే కూడా మా డాడీ, మా గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రాండ్ మదర్ వీళ్ళే నన్ను ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేశారు. నేను ఫ్యూచర్ లో కూడా ఈ పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలో అక్కడ చేసి వచ్చిన తర్వాత యుఎస్ లో ఇక్కడ ఏదైనా యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గానో ఏదో టీచింగ్ స్టాఫ్ గా జాయిన్ అవ్వాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నాను. डॉक्टर अब्दुल रज़ाक की इस कामयाबी और कामरानी के पीछे उनके अपनों की कई कुर्बानियां और जहद पहम पोशीदा है। खासकर वालिदा के इंतकाल के बाद वालिद ने दूसरा निकाह कर लिया था, लेकिन
जब बेटे से अलहदगी का मुतालबा हुआ तो वालिद ने अपने लख्ते जिगर के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। आज बेटे की कामयाबी की खुशी मिर्जा अहमद हुसैन से छुपाए नहीं छुप रही है। ఎంబీబీఎస్ అయితే డాక్టర్ అంటే మంచి ఇది అని నాకు ఈ దీంట్లో కూడా బైపీసీ ఇట్లా ఇటువంటివన్నీ ఉన్నాయని నాకు తెలియదు. ఒక డాక్టరు ఇంజనీర్ అవి రెండే అన్నట్టుగా నాకు తెలిసిన ఒక డాక్టర్గా అయితే ఎంతైనా ఖర్చు పెడతాను, కావాల్సి రిటైర్ అయితే కూడా వంచిన డబ్బులని తీసుకుని నువ్వు డాక్టర్కు ఇది కామని ఒకప్పుడు అంత గొడవ పడినా నేను అనుకునేది సాధించినాడు. నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా. डॉक्टर अब्दुल रज़ाक न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाली शख्सियत हैं। गांव वालों का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल रज़ाक नई नस्ल के लिए मशाल राह हैं। ईटीवी न्यूज करनूल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने ड्रोन हमलों के ताल्लुक से मुत्तफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद में कहा गया है कि ड्रोन हमलों समेत दहशतगर्दी से निपटने के लिए उठाए जाने वाले तमाम इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत होने चाहिए और इस तरह के किसी भी हमले में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की जानी चाहिए। वाज़ेह है कि खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में अमरीका की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमले अवामी एहतजाज का सबब रहे हैं। एक तरफ अमरीकी सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि ड्रोन हमले सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाने के लिए किए जाते हैं, जबकि इंसानी हुकूक कारकुनों का कहना है कि इन ड्रोन हमलों में कई मासूम शहरी भी हलाक होते हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर ड्रोन हमलों को इक़्तिदार आला की खिलाफ वर्जी से ताबीर करता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी हुकूमत पूरे मुल्क में फैली दहशतगर्दी की बीमारी को खत्म कर देगी। नवाज शरीफ का कहना है कि अगर इस बीमारी को खत्म कर दिया जाए तो दूसरी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वफ्द से बातचीत करते हुए नवाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने पोलियो को भी जड़ से खत्म करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो इस बीमारी को खत्म करने में फाउंडेशन के तजुर्बे से इस्तेफादा करेंगे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को दहशतगर्दों ने जान से मारने की धमकी दी है। पोलियो वर्करों पर हमले की मजम्मत करने और पोलियो मुहिम की हिमायत करने पर दहशतगर्दों ने इमरान खान को ये धमकी दी है। ममनुआ शिद्दत पसंद तंजीम अंसारुल मुजाहिदीन का कहना है कि यकीनन उनका निशाना वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, लेकिन अगर इमरान खान ने पोलियो मुहिम की हिमायत जारी रखी तो वो अपनी बंदूक का निशाना बदलकर उन्हें हदफ बनाएंगे। ख्याल रहे कि ममनुआ शिद्दत पसंद तंजीम ने मुल्क में पोलियो मुखालिफ मुहिम चलाने वाले वर्करों पर हमले किए थे, जिसके बाद इमरान खान ने तालिबान और शिद्दत पसंदों से अपील की थी कि वो मुहिम को जारी रहने दें और पोलियो वर्करों पर हमले न करें। इमरान खान ने पोलियो मुहिम को शिमाल मशरकी पाकिस्तान में फैलाने का अज़्म किया था। और पेश है तिरछी नजर। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं
श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।